अस्सलाम वालेकुम। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मुझे यूएस और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे जो 7 कोई ऐसे लेसन्स बताओ जो हमें मिलते हैं। तो उसने मुझे ये 7 चीज़ें बताई। वैसे मैं ईरान के उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसके सारी जो प्लानिंग या उसमें जो चीज़ें हैं हमें एज़ अ पर्सन और एज़ अ कंपनी, एज़ अ बिज़नेस जो हमें काम आ सकती हैं या हमारी लाइफ में या हमारे एज़ अ मुल्क के तौर पर भी, तो उन पे भी एक वीडियो बनाएँगे। इस वक़्त मैंने चैट जीपीटी से पूछा है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री मैटर्स। यानी आपने जो कुछ पास्ट में किया है या जो आप डिसीजन आज ले रहे हो वो फ्यूचर में आपको इफेक्ट करेंगे। जो आपने पास्ट में किया है वो आपके हाल को या अभी को प्रेजेंट को इफेक्ट करेगा। 1953 में यूएस ने ईरान में रजीम चेंज किया था और फिर 79 में एक पब्लिक रेवोल्यूशन आया जिसके हिसाब से फिर वो पहले वाले रजीम उसको निकाल दिया गया और अब अवामी हुकूमत आ गई। और इस तरह से फिर भी वो इफ़ेक्ट करता ही रहा, बाद में भी दोनों मुल्कों के डिसीजन पर कहीं ना कहीं असरअंदाज होता रहा। इसमें यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म डिसीजन को लेकर चलते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म फ़ायदा देखकर चलते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में उसकी कीमत, उसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म डिसीजन फ़ायदा लेते हो तो हो सकता है आपको उस वक्त में बहुत मुश्किल आएगी, बहुत ज़्यादा टफ टाइम आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा, जैसा कि ईरान की पॉलिसी में रहा। और यूएस ने शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो देखा, लेकिन बाद में वो पूरे का पूरा एरिया, पूरे का पूरा मुल्क जो एक टाइम में साउथ एशिया में ईरान जो यूएस का एक सिपाही के तौर पर, एक थानेदार के तौर पर काम करता था, वही ईरान उसका सबसे बड़ा वक्त का दुश्मन बन गया। सेकंड थिंग है ट्रस्ट। ट्रस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक बार ब्रेक हो जाए तो दोबारा उसे बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। यूएस ईरान के बीच में जो ट्रस्ट एक बार ब्रेक हो गया, यूएस ने जो यूँ कहें कि चीटिंग टाइप की थी, उस वक़्त उनकी आवाम के साथ एक धोखा किया और ज़्यादती करके, रजीम चेंज करके, अपना एक पपेट हुकूमत बना के अपना एक पपेट वहाँ पे नामज़द करवाया, तो उसके हिसाब से उनमें एक हमेशा के लिए एक दरार बन गई थी, जिसकी वजह से जो नफ़रत दिन ब दिन पहले से ज़्यादा ही बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये चीज़ हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है कि ट्रस्ट को बिल्ड करने में सालों साल लगते हैं, लेकिन उसको ब्रेक करने में चंद सेकंड्स भी काफ़ी होते हैं। थर्ड थिंग जो बताता है वो है लॉजिक पे नहीं, यानी लोग लॉजिक पे नहीं, फ़ियर पे डिसीजन लेते हैं। ये अक्सर औकाज़ होता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हम आईक्यू का बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में 80% डिसीजन हमारे इमोशंस के हिसाब से होते हैं, ना कि आईक्यू लेवल के हिसाब से। क्योंकि हम ज़्यादातर डिसीजन उसी टाइम ही लेते हैं जब हमें किसी चीज़ का डर बन जाता है, ज़रूरत बन जाती है या कुछ भी ऐसे ओके, उसका हम टाइम से पहले उसके बारे में डिसीजंस नहीं लेते आईक्यू लेवल के हिसाब से। हम ज़्यादातर डिसीजन इमोशंस के हिसाब से लेते हैं। तो यही चीज़ है कि लोग भी ना इस मामले में भी लोग फ़ियर के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ना कि लॉजिक के हिसाब से। तो अब जैसे जिस साइड पे भी हैं, आपका एनिमी है या आपका कंट्री के हिसाब से या आपका बिजनेस कंपटीटर है या आपका अपना कुछ इस तरह है, तो उसमें भी आपने ये देखना है कि फ़ियर वाला पॉइंट कौन सा है। वैसे ये किसी हद तक चीटिंग होती है, लेकिन यूएस की यही पॉलिसी गंदी टाइप की रही है कि वो हमेशा उस तरह का ही चलता है कि जहाँ पे वो फ़ियर के साथ डिसीजन करवा सके, डिसीजन के फ़ियर के बेस पे डिसीजन जो है ना लागू करे, उन पे इतलाक उनका करे। इस पॉइंट का मुझे भी कुछ ज़्यादा क्लियरली नहीं समझ आया था। आपको क्या समझ आया, आप वैसे कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि चैट जीपीटी के हिसाब से उसने कहा है कि जब समझ ना आ रहा हो कि डिसीजन क्या लेना है, तो ये मत देखो कि क्या लॉजिक है, बल्कि ये देखो कि वो किससे डर रहा है। यानी कोई डिसीजन नहीं आ रहा या कुछ इस तरह का उसने इस तरह की लाइन बोली है। फोर्थ थिंग, आई रियली लाइक इट, कि पावर का मतलब कंट्रोल नहीं होता। दैट मीन्स इफ़ यू हैव अ पावर, दैट डजंट मीन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। वो कहता है कि अब यूएस की मिसाल ले लें, उसका इतना एक बड़ा एक हाइप बनी हुई है, यूएस के पास ये पावर है, मिलिट्री पावर है, फलां फलां सब कुछ है, उनके IMF, UN, everything in his control, but still he is unable to control everything. यानी पावर तो आप हासिल कर लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ ही कंट्रोल कर पाओगे। आप काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर भी आपके कंट्रोल से बाहर रहती हैं। फ़र्ज़ करें आपने टेम्परेरीली किसी चीज़ को काबू कर भी लिया, लेकिन उसके बाद फिर वो कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा, क्योंकि आपने पहले से ही अपने आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रखा होता है। बहुत सारी चीज़ों को वो पंजाबी में कहते हैं कि चप्पा डाल रहा होता है, रखा होता है, तो इस वजह से आपके लिए मुश्किल बन जाती है उसको होल्ड करना। तो
ये मत समझिएगा, कभी भी ये मत समझिए कि मेरे पास पावर है तो मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिस तरह आज के टाइम में कहते हैं कि पैसे के साथ सब कुछ हो सकता है, नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, सब कुछ नहीं होता। आपके पास पैसा हो, पोजीशन हो, अथॉरिटी हो, फिर भी आपके कंट्रोल से कुछ ना कुछ आउट रहेगा, कहीं ना कहीं आपकी एक लिमिट होगी, आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिफ्थ थिंग इज़ कम्युनिकेशन। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट इस वजह से भी होते हैं कि लोग क्लियरली बात नहीं करते, और ये ज़्यादातर उस सीन में होता है जिस तरह इससे पहले वाली बात है, जिसके पास पावर होती है उसके दिमाग को चढ़ जाती है। वो समझता है कि मेरे पास पावर है, बस मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसको मलिया मेट करके इधर उधर करके अपने हिसाब से सब कुछ सीधा कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होता, बात करना ज़रूरी होता है। बात के हिसाब से ही आप मसाइल को हल कर सकते हैं। आप अपना स्टांस क्लियर रखें, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखें, उनको ठीक रखें, ये ज़रूरी है। आपके बिहाफ पे भी चीज़ों का ठीक होना ज़रूरी है। जब आप क्लियरली बात नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिल्ड होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ आगे आगे उनके दरारों को, उन रिश्तों को ख़राब करने में हेल्प करती हैं। उन चीज़ों को, आपका बिज़नेस रिलेशनशिप हो या आपका अपना पर्सनल रिलेशंस हो, तो उनको वो ख़राब करेंगी। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि गलतफहमी का सबसे बड़ा नुकसान हम ये करते हैं कि हम उसको क्लियर नहीं करते। अगर हमें बातें क्लियर कर ली जाएँ, जिस किसी बात को आपने सुना हो, उससे बात करके उस पे क्लियर कर लिया जाए, तो ये आसान हो जाता है उस रिश्ते को बचाना, और उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। बजाय उसके कि आपने जो बात सुनी या जो आपको लग रहा है ऐसा है, या आपको यकीन की हद तक भी हो चुका है, तो फिर भी अगर आपने उस शख्स से बात नहीं की, तो आप भी गलत ही हैं। सिर्फ उसकी गलती नहीं है, तो आप भी गलत हैं। सो सॉल्यूशन इज़ दैट क्लियर कम्युनिकेशंस, fewer problems. Sixth thing is conflict is costly. सैंक्शंस ने ईरान को जहाँ पे डैमेज किया, उसकी इकॉनमी को उभरने नहीं दिया, उस तरह वो अपने आप को नहीं उभार सका। वहीं पे यूएस को भी बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अवाम का टैक्स सिर्फ इस वजह से लगाना पड़ा, ईरान की वजह से उसे मिडल ईस्ट में यानी अरब के काफ़ी कंट्रीज़ में अपनी बेसिस बनानी पड़ी, मिलिट्री बेसिस बनानी पड़ी, जिन पे काफ़ी उसका ख़र्चा भी हुआ। और एंड में जब जंग शुरू हुई, ईरान के पहले हमले में ही वो सारा का सारा धरा का धरा रह गया। इतने सालों का किया हुआ वो सब भी मिट्टी में चला गया। और इधर ईरान को भी बहुत सारा इतने सालों से वो जितनी उसने अभी डेवलपमेंट की है, शायद उससे 2 से 3 गुना कर सकता था, लेकिन सेक्शन की वजह से वो उस तरह नहीं कर सका। तो कॉन्फ्लिक्ट कोई भी हो, जो भी आप मसला जो आप अपने रिलेशनशिप में होता है, बिज़नेस में होता है, कुछ भी ऐसा कुछ भी होगा, तो वो नुकसान दोनों तरफ होता है। ऐसा नहीं होगा कि जो जीत गया है उसका नुकसान नहीं हुआ और जो हारा है सारा सिर्फ उसका नुकसान है। जीत किसी की भी हो, जो नुकसान होगा ना वो दोनों तरफ बराबर का ही होगा। आगे पीछे का हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क, लेकिन नुकसान तो बहरहाल अच्छा खासा होगा। तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, जो चीज़ें आप अपनी डेवलपमेंट में लगा सकते थे, वो आपको वहाँ पे झोंकनी पड़ेंगी उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। आप अपने इर्द-गिर्द भी दे सकते हैं। हमारी फैमिलीज़ में इधर गाँव में लड़ाइयाँ होती थी, कितने दिनों तक, कितने बल्कि सालों सदियों तक केस चलते रहते थे, दहाइयों तक, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिवाय नुकसान के दोनों पार्टीज़ के और कुछ नहीं आता था। हाँ, कोई फ़ायदा होता था तो वो थर्ड पार्टीज़ का, वो जो वकील होते थे, वो जो थानेदार होते थे, वो जो जज वग़ैरह होते थे, उनके पास पैसा जा रहा होता था। अदरवाइज़ इन दोनों पार्टियों का नुकसान ही हो रहा होता था। और ऑल ओवर पूरी नेशन का, पूरे मुल्क का एक माशरा, एक घर जो एक अच्छा अक्लमंद, इतना उसके रिसोर्सेज किसी अच्छे काम पे लग सकते थे, वो किसी गलत में ही लगेंगे, उसी कॉन्फ्लिक्ट में लगते रहेंगे। सेवंथ थिंग, विनिंग इज़न्ट एवरीथिंग। आपका विन करना कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई मायने नहीं रखता। आप भले से विन कर जाएं, लेकिन आपको जो नुकसान हुआ, आप जो डैमेज हुए हैं, वो तो रहेगा। ये एक पुराना सिस्टम था, तब भी लोग एक फ़ख्र के तौर पर, जिस तरह आप पर्सनली खंजर या तलवार से कोई लड़ाई करता है, तो जो भी जीत गया दूसरे को भी ज़ख़म तो आएंगे ही। ज़ख़म आ गए तो फिर भी नुकसान तो फिर दोनों का हुआ ना। जो जीत भी गया उसको भी भरने में शायद उसकी उन ज़ख़्मों की ताब ना लाते, उसकी कई बार मौत भी हो जाती थी। बट ये होता है। अब फिर वही बात कॉन्फ्लिक्ट वाली, और कि आपको इन चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, जितना हो सके इनको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, डिफेंस में कोई भी नुकसान देता है तो उसके डिफेंस में तो खड़ा होना आपका हक है। कोई चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जितना पावरफुल क्यों ना हो, ये आपका हक है, लेकिन फिर भी प्लानिंग के साथ चलें। एंड आई रियली लाइक दैट हाउ ईरान वर्क विद द मेंटालिटी, नॉट जस्ट विद द abnormality। तो आप इस पूरे सिनेरियो को एक लाइन में अगर देखें तो ईगो, मिसट्रस्ट, पुअर डिसीजंस, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और उसके आप ईगो नहीं रखें, आप
पूरी तरह एजुकेट खुद को करें, आप प्रॉब्लम्स को समझें, उन पे लॉन्ग टर्म डिसीजन लें, उनका जो फोकस रखें इन सारी चीज़ों पे। भले से जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, सेक्शंस हों, पाबंदियाँ कुछ भी हो, लेकिन आप अपने तरफ से बहुत ही पावरफुल करके रखें। और एक टाइम आएगा वो सैंक्शंस भले से आपके चारों तरफ सब कुछ भी कोई भी आपके साथ ना हो, फिर भी आप काम कर दिखाएंगे, क्योंकि आप अंदर से मजबूत होंगे।